स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। जब आप फर्स्ट टाइम जाके कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट में जाके हमारे पास ये आ रही होगी एक एम्प्टी एक्टिविटी, इस पर ये कंपोज का आइकन होगा। देन इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये हमारे पास ये वाला विंडो ओपन होगी। इसके अंदर जो कंपोज का मिनिमम वर्जन पे सपोर्ट करता है वो है 5.0, इससे बिलो नहीं करता। ठीक है, इसको फिनिश करेंगे तो देन इस तरह का आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एक सैम्पल प्रोजेक्ट। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले से करा हुआ था, ये मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। अच्छा, अब इसको बेसिकली देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारी जो क्लास हमने जो क्रिएट करी मेन एक्टिविटी, वो इनहेरिट टू बी बेसिकली कंपोनेंट एक्टिविटी से, ठीक है, जो कि एक्टिविटी की सब क्लास है। देन उसके बाद हम ऑन क्रिएट में जाते हैं। ऑन क्रिएट में हमारे पास सबसे पहले एक ये ब्लॉक है सेट कंटेंट का। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन फंक्शन है। अगर इसकी मैं इम्प्लीमेंटेशन पे जाऊँ कंपोनेंट एक्टिविटी का, जिस तरह से हम एक्सएमएल में सेट कंटेंट व्यू यूज़ करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी सेट कंटेंट का एक्सटेंशन फंक्शन यूज़ करते हैं कंपोजेबल को रेंडर करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आ जाती है थीम। अच्छा, जिस नाम से मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ना, तो ये ऑटोमेटिकली थीम भी उसी नाम से क्रिएट हो जाती है। मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कंपोज डेमो के नाम से, तो मेरे पास जो थीम का नाम है वो बेसिकली आ गया कंपोज डेमो थीम। ये एक मेरे पास बेसिकली ये भी एक कंपोजेबल फंक्शन है। देन उसके बाद हमारे पास सरफेस है, और सरफेस बेसिकली एक कंटेनर है जो कि मटेरियल थीम के कंपोनेंट को अडॉप्ट करता है। देन अब इसके अंदर हम जाएंगे, इसके ब्लॉक के अंदर। तो अब यहाँ से हमारा जो है बेसिकली जो हमें यूआई हमें डिज़ाइन करना होता है, बेसिकली जो स्क्रीन डिज़ाइन करनी होती है, वो हम यहाँ पे कॉल करते हैं। अच्छा, अब इस पे जाते हैं तो हमारे पास आता है ग्रीटिंग का फंक्शन। अब इस पे मैं जंप करके जाता हूँ तो मेरे पास ये फंक्शन आ गया ग्रीटिंग। देन उसके बाद अच्छा, ये जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शन है। इसके ऊपर ऐड कंपोजेबल की एनोटेशन हमारे पास यूज़ हुई है, जो कि कंपाइलर को बताता है कि बेसिकली ये एक कंपोजेबल फंक्शन है, और जब इसको हम कॉल करें तो ये एक यूआई इमिट करे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद इसके अंदर हम जाते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट का कंपोजेबल फंक्शन यूज़ हो रहा है, जो कि हमारा इक्विवेलेंट है टेक्स्ट व्यू के एक्सएमएल में। अब इस फंक्शन को डिस्प्ले करने के लिए, अच्छा, जिस तरह से हम वहाँ पे एक्सएमएल के अंदर हमारे पास एक्सएमएल का लेआउट आ रहा था ना एंड्रॉयड स्टूडियो में, इसी तरह से कंपोज में हमारे पास जो है प्रीव्यू यूज़ करते हैं। अगर मैं इस फंक्शन के ऊपर ऐड प्रीव्यू का एनोटेशन यूज़ करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो है एंड्रॉयड स्टूडियो में ये प्रीव्यू डिस्प्ले करने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट है, एक ग्रीटिंग का है और एक हमारे पास ग्रीटिंग प्रीव्यू का है। अच्छा, अब अगर मैं इस पर प्रीव्यू देखना चाहूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाके जो है इसके ऊपर ऐड प्रीव्यू लिखता हूँ, तो ये मुझे जो है ना प्रीव्यू डिस्प्ले नहीं कराएगा। अच्छा, इसका बेसिक रीज़न ये है कि जब भी हम प्रीव्यू हमें डिस्प्ले करना हो ना कंपोज का, तो हम जो है नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर क्योंकि पैरामीटर पास हो रहा है, इसलिए ये हमारे पास जो है इसका प्रीव्यू डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो इसलिए हम जब भी कंपोज पे काम करते हैं ना, तो हम बेसिकली दो फंक्शंस क्रिएट करते हैं, एक प्रीव्यू के लिए, ताकि हम यहाँ पे अपने पास एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रीव्यू कर लें और उसको बार बार रन नहीं करना पड़े। देन हमारा एक्चुअल फंक्शन होता है। अच्छा, प्रीव्यू के अंदर जो ना हम मल्टीपल प्रीव्यू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि उसके ऊपर मैंने दोबारा से एक एनोटेशन यूज़ करी। अब मुझे देखना है कि ये जो मेरा टेक्स्ट कंपोजेबल है, इसको डार्क थीम में कैसा नज़र आएगा। तो मैंने इस पर यूआई मोड लेगा, नाइट मोड यूज़ किया, तो ये मुझे डार्क थीम में डिस्प्ले करवा देगा मेरा एग्जैक्ट जो कंपोजेबल बना हुआ। अच्छा, ठीक है, अब ये तो हो गया इस फाइल का बेसिक ओवरव्यू। अच्छा, अगर हम पैकेज स्ट्रक्चर में जाएं तो हमारे पास पैकेज पे हमने जो एक्टिविटी क्रिएट की हुई है, हमारे पास वो एक्टिविटी आ रही है। देन उसके बाद हमारे पास एक UI.theme का पैकेज आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली 1 2 3 4 फाइल्स हमारे पास कलर की है, शेप की है और थीम और टाइप की। अब कलर वाली फाइल में जाएंगे, जिस तरह से हमारे पास XML में color.xml की फ़ाइल होती है, इसी तरह से हमारे पास कंपोज में color.kt की फ़ाइल होती है, जहाँ पे हम अपने कलर डिफ़ाइन करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक शेप की फ़ाइल होती है, जहाँ पे बेसिकली कोई भी शेप हमें डिफ़ाइन करना हो पूरी ऐप के लिए ग्लोबली, तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा,
थीम डॉट एक्सएमएल हमारे पास एक्सएमएल में यूज़ होती है और यहाँ पे उसकी इक्विवेलेंट फाइल है थीम डॉट के टी की। देन उसके बाद हमारे पास जिस तरह से फॉन्ट डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल हमारे पास एक्सएमएल में यूज़ होती है, इसी तरह से यहाँ पे टाइप डॉट के टी की यूज़ होती है। यहाँ पे हम अपने फ़ॉन्ट्स वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, कस्टम फ़ॉन्ट हो गए हमारे, वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब ग्रेडिंग फंक्शंस के अंदर जाते हैं। हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक टेक्स्ट कंपोजिबल यूज़ हो रहा है टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है हमारे पास, एक टेक्स्ट हो रहा है एक्चुअली और दूसरा हो रहा है मॉडिफायर। अब मुझे अगर इसके अंदर इस टेक्स्ट में कलर ऐड करना है तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं एक्सएमएल से आया हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल क्लिक करके जाऊँगा इसकी डेफिनेशन पे और वहाँ पे जाके जो है बेसिकली ये कंपोजिबल फंक्शन जो बना हुआ है इसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स डिफाइन है। तो यहाँ पे जाके मैं चेक करूँगा कि मुझे अगर कलर डिस्प्ले करवाना है तो कलर का कौन सा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे इसने कलर का यूज़ किया हुआ। सिंपली मैं वहाँ पे जाके मैंने चेक किया और यहाँ जाके मैंने इसको कॉल कर दिया कलर, और मैंने जो कलर की फ़ाइल डिफ़ाइन करी हुई थी उसके अंदर से मैं कलर पिक कर लूँगा, कलर डॉट रेड कर लिया तो ये मेरे पास रेड कलर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये हमारे पास, अच्छा ये जो लास्ट पैरामीटर हमारे पास मॉडिफायर का, ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है हमारे पास मॉडिफायर का कि किसी भी लेआउट को मॉडिफाई करना हो ना या किसी भी कंपोजिबल को मॉडिफाई करना हो उसके लिए हम मॉडिफायर यूज़ करते हैं। एक कंपैरिजन है कि हमारे पास जो एंड्रॉयड एक्सएमएल में जो व्यूज़ यूज़ होते हैं और जो हमारे पास कंपोज में उसकी इक्विवेलेंट कौन से व्यूज़ है। हमारे पास अगर एंड्रॉयड में एक्सएमएल में हमारे पास टेक्स्ट भी यूज़ होता है तो इसका इक्विवेलेंट हमारे पास टेक्स्ट है। दैन इमेज व्यू है, उसका इक्विवेलेंट हमारे पास इमेज है। इसी तरह बटन का सिंपल बटन है। लीनियर लेआउट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ओरिएंटेशन के साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हमारे पास यहाँ पे कंपोज में रॉ और कॉलम है। अच्छा, दैन उसके बाद फ्रेम लेआउट के लिए हम बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ओवरलैप करनी हो। इसी तरह से हमारे पास जब कंस्ट्रेंट लेआउट हम एक्सएमएल में यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक लेआउट होता है बॉक्स विद कंस्ट्रेंट्स का। दैन लिस्ट के लिए बेसिकली रिसाइकलर भी जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ कंपोज में लेज़ी कॉलम, लेज़ी रो और लेज़ी ग्रिड्स हो। दैन उसके बाद कार्ड व्यू अगर हम यूज़ करना चाहें कंपोज में तो हमारे पास एक कार्ड कंपोजिबल यूज़ होता है। अच्छा, ये बेसिकली मैंने डिफ़ाइन कर दिया था कि किसी भी रेगुलर फंक्शन के ऊपर हम ऐड कंपोजिबल की एनोटेशन डिफ़ाइन करेंगे तो वो एज अ कंपोजिबल फंक्शन हमारे पास ट्रीट होगा और जब भी हम उसको कॉल करेंगे तो वो UI एमिट करेगा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली आ गए 3 लेआउट होते हैं हमारे पास जो बेसिक कंपोज में हम यूज़ करते हैं। कॉलम हो गया, रॉ हो गया और बॉक्स हो गया। कॉलम अगर हमें वर्टिकली अलाइन करना हो तो हम कॉलम यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमें हॉरिजॉन्टली कोई भी व्यूज़ या कंपोजिबल अलाइन करना हो तो हम रॉ यूज़ करते हैं। और अगर हमें ओवरलैपिंग करनी हो या जिस तरह से हम कंस्ट्रेंट लेआउट या फ्रेम लेआउट यूज़ करते हैं वहाँ पे एक्सएमएल में, तो उसके लिए हमारे पास बॉक्स होता है और एक बॉक्स विद कंस्ट्रेंट होता है। बेसिकली अब मॉडिफायर आ गया। मॉडिफायर के थ्रू मैंने जैसे कि बताया कि हमारे जो कंपोजिबल हैं, टेक्स्ट हो गया, कॉलम हो गए, रॉ हो गए, इन सब के साइज़ मॉडिफाई करने के लिए, इसका बिहेवियर और अपीयरेंस चेंज करने के लिए हम मॉडिफायर यूज़ कर सकें। अच्छा, जिस तरह से हम हर एक्सएमएल के अंदर हर एट्रीब्यूट के अंदर ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं और उसको क्लिकेबल बना सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे कंपोज में मॉडिफायर डॉट क्लिकेबल का एट्रीब्यूट यूज़ करके हम जो है किसी भी कंपोजिबल फंक्शन को क्लिकेबल बना सकते हैं और स्क्रॉलेबल, ड्रैगेबल और जूमेबल बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब मॉडिफायर यूज़ करते हैं तो मॉडिफायर का ऑर्डर मैटर करता है हमारे पास। अभी मैं इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊँगा तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, टेक्स्ट के लिए बेसिकली हमारे पास इस तरह से टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं कि एक टेक्स्ट कंपोजिबल हमने कॉल करा और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास कर दी तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया। और अगर हमें स्ट्रिंग की रिसोर्स से डिस्प्ले करवाना हो टेक्स्ट तो हम एक हमारे पास जिस तरह से वहाँ पे एक्सएमएल में हम गेट स्ट्रिंग करके रेफरेंस पास करते हैं स्ट्रिंग का, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है स्ट्रिंग रिसोर्स का। उसके अंदर हम स्ट्रिंग रिसोर्स कॉल करके रेफरेंस पास करते हैं स्ट्रिंग का, देन वो डिस्प्ले कर देता है हमारा कंपोजिबल। अच्छा, इमेज डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक इमेज का कंपोजिबल है और उसके वो 2 एट्रीब्यूट लेता है बेसिकली। एक पेंटर रिसोर्स जिसके अंदर हम अपनी ड्राइबल की आईडी पास करते हैं और कंटेंट डिस्क्रिप्शन जो कि बेसिकली हम एक्सेसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हमें इमेज
सर्वर से लोड करनी हो कंपोज के अंदर, तो हमारे पास दो लाइब्रेरीज होती हैं बेसिकली। एक होती है कॉइल और दूसरी होती है ग्लाइड। उसके थ्रू करते हैं। ये जो एग्जांपल यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है ये कॉइल की एग्जांपल है। तो ये बेसिकली एक कंपोजेबल फंक्शन है कॉइल का। इसके अंदर हमने URL पास किया, देन कंटेंट डिस्क्रिप्शन, तो ये इमेज हमें डिस्प्ले करवा दें। ठीक है। अच्छा, और अगर हमें बटन डिस्प्ले करवाना हो तो हम बटन का सिंपल कंपोजेबल फंक्शन कॉल करेंगे। उसके अंदर वो हमें दो पैरामीटर, एक लैम्डा का पैरामीटर ऑन क्लिक का देगा, जिसके अंदर हमें बटन के क्लिक पे जो भी काम करवाना हो हम वो करवा सकते हैं। दैन उसके बाद एक ब्लॉक देगा, उसके अंदर हम अगर हमें बटन पे इमेज दिखानी है तो इमेज दिखा सकते हैं, टेक्स्ट दिखाना है तो टेक्स्ट दिखा सकते हैं। अच्छा, लिस्ट का बेसिकली मैंने बताया था कि भाई हमारे पास रिसाइकलर व्यू की रिप्लेसमेंट है। अच्छा, कंपोजेबल फंक्शन जो है ना, हम जैसे कि लेट्स सपोज टेक्स्ट का है मेरे पास, तो मैं चाहूँ तो लूप लगा के उसको मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले करवा सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से हमारे पास रिसाइकलर व्यू में होता है कि रिसाइकलर व्यू में जो विजिबल आइटम होते हैं वही डिस्प्ले होते हैं, इसी तरह यहाँ पे जो है हमारे पास लेज़ी लिस्ट होता है। उसका पर्पस ये होता है कि जो भी हमारे पास विजिबल आइटम है वही डिस्प्ले हो, ताकि इसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो। अगर मेरे पास 1000 आइटम है लिस्ट के अंदर और मैं लूप लगा के 1000 आइटम डिस्प्ले करवा दूँ, तो वो जितने भी आइटम है ना वो सब विजिबल होंगे लेकिन बिलो द स्क्रीन होंगे। तो उसको ओवरकम करने के लिए इन लोगों ने लेज़ी कॉलम, जो कि लेज़ीली रेंडर करता है हमारे आइटम्स को, वो दिया हुआ हमारे पास। इसी तरह लेज़ी रॉ है हमारे पास, एंड देन लेज़ी ग्रेड है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। सबसे पहले अगर मुझे लेआउट की एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, बेसिकली अगर मुझे एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना हो तो मैंने लिखा ये टेक्स्ट का कंपोजेबल मैंने कॉल किया और उसके अंदर सिंपल टेक्स्ट पास कर दिया। अच्छा, इसके लिए मैं एक प्रीव्यू का फंक्शन भी बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया। अब ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जो है ना एक कंपोजेबल फंक्शन बनाएं और प्रीव्यू का एक सेपरेट फंक्शन बनाएं, ताकि जब भी हमें व्यू करना हो ना तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है इसका व्यू विजिबल हो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में। वरना हमें हर बार रन करके चेक करना पड़ेगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसकी थर्ड स्क्रीन पर मैंने कंपोज यूज़ किया हुआ, तो मैं थर्ड नेविगेट करके थर्ड स्क्रीन पे जाऊँगा, फिर कंपोज देखूँगा। इससे बेहतर ये है कि यहाँ पे मैं एक सेपरेट प्रीव्यू का फंक्शन बनाऊँगा और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही प्रीव्यू कर लूँगा। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक चीज़ होती है इंटरेक्टिव मोड ना, इसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं जैसे बटन के क्लिक वगैरह पे। वो अभी मैं आगे एग्जांपल शो करूँगा उसके में। ठीक है। अच्छा, लेआउट की हम यहाँ एग्जांपल देख रहे थे, तो मेरे पास बेसिकली मैंने एक टेक्स्ट कंपोजेबल क्रिएट किया और मैंने इसके अंदर एक और टेक्स्ट कंपोजेबल क्रिएट कर दिया। अब मुझे जो जैसे ही मैंने इसके अंदर एक और टेक्स्ट कंपोजेबल क्रिएट किया तो ये क्या हुआ बेसिकली कि ये टेक्स्ट ओवरलैप हो गया मेरे पास। अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊँ, अच्छा, अब इसको अलाइन करने के लिए अगर मुझे वर्टिकल अलाइन करना है तो मैं कॉलम यूज़ करूँगा, और अगर मुझे हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो मैं इसको रॉ यूज़ करूँगा। तो पहले कॉलम यूज़ करके चेक करते हैं। ये मैंने, अच्छा अब देखो इस पर मैंने बेसिकली क्या किया है, एक कॉलम का कंपोजेबल कॉल किया, देन उसके ब्लॉक में मैंने अपना टेक्स्ट व्यू ऐड कर दिए, तो इसने जो है मेरे टेक्स्ट व्यू को वर्टिकली अलाइन कर दिया। ठीक है, ये तो हो गई बेसिकली हमारे पास कॉलम की एग्जांपल। अब अगर हमें कंपोज में जो है स्पेस देना हो ना तो हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। या तो हम पैडिंग दे सकते हैं, और इससे भी एक बेहतर तरीका ये होता है, हमारे पास एक कंपोजेबल होता है स्पेसर के नाम से। तो मैंने सिंपल एक स्पेसर कॉल किया और इसको मैंने मॉडिफायर के थ्रू पैडिंग ऐड कर दी। तो ये देखो स्पेस आ गया बीच में। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम वहाँ पे XML में मार्जिन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिन नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ पैडिंग होती है हमारे पास। अच्छा, अब रॉ की एग्जांपल देख लेते हैं हम।
अच्छा, ये मेरे पास कॉलम में रैप था, मैंने इसको कर दिया सिंपली रॉ पे। तो अब ये मेरे पास जैसे ही मैंने अपने टेक्स्ट को जो है रॉ के अंदर रैप किया, रॉ के ब्लॉक के अंदर, तो इसने इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास कॉलम हो गया, देन रॉ हो गई, और अब बॉक्स की भी देख लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको बॉक्स के अंदर रैप किया, बॉक्स के कंपोजिबल के अंदर, तो ये ओवरलैप होना शुरू हो गया। अब जिस तरह से हम, अगर इसकी मैं एग्जांपल बताऊं प्रैक्टिकल, तो अगर आपने लोगों ने देखा होगा साइन अप की मेरे पास स्क्रीन होती है, उसके अंदर एक अवतार होता है और उसके अंदर प्लस का बटन होता है। वो अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो तो वो हम बॉक्स के लेआउट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अच्छा, टेक्स्ट की एग्जांपल जो है ना, इस पर अगर मैं इमेज डिस्प्ले कराऊँ तो थोड़ा सा विजिबल हो आप लोगों को। मैंने अच्छा, इमेज डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास बेसिकली दो बेसिक हमारे पास जो पैरामीटर है वो हमें पास करने होते हैं। एक हमारे पास पेंटर का होता है, देन कंटेंट डिस्क्रिप्शन एक्सेसिबिलिटी के लिए होता है, इसलिए इसको मैंने नल पास किया अभी फ़िलहाल। और पेंटर के अंदर हम पेंटर रिसोर्स का एक मेथड है, इसको कॉल करके हम सिंपली आईडी पास करेंगे अपने ड्रॉएबल की, तो हमारे पास इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं दूसरी इमेज डिस्प्ले करता हूँ तो ये ओवरलैप हो जाएगी इमेज, ये मेरे पास आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इन केस मुझे अच्छा, जब हम XML में एंड्रॉयड XML में इमेज भी यूज़ करते थे, तो अगर उसको हमें सर्कल करना होता था तो हम क्या करते थे, बेसिकली कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते थे या शेप बना के यूज़ करते थे। अच्छा, कंपोज में बहुत सिंपल है, कंपोज में मॉडिफायर के थ्रू जो है इमेज का आप शेप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आउटर वाली इमेज को जो कंपोज किया, इसको अगर मैं राउंड करना चाहूँ तो मैं सिंपली मॉडिफायर यूज़ करूँगा। मॉडिफायर डॉट, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है क्लिप का, जो शेप को एज अ पैरामीटर लेता है। मैंने इसके अंदर सर्कल शेप अगर मैंने पास किया तो ये राउंड हो जाएगी मेरे पास इमेज। ठीक है, अच्छा, अब इस वाली एग्जांपल पर वापस आते हैं हमारे पास कॉलम वाली एग्जांपल में, कि ये मेरे पास टैक्स हैं। अगर मेरे पास लेट सपोज ये होता कि दोनों ही सेम टैक्स होते हैं और मुझे इसको मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले करवाना होता, तो इसका सिंपल तरीका ये था कि मैं एक लूप लगाता, लूप लगा के इसमें से एक टेक्स्ट व्यू रिमूव करता, तो ये मेरे पास जो है ये मेरे पास मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले हो जाता है, जो कि एज अ लिस्ट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम इस पर यह है कि अगर तो ये इसके अंदर मल्टीपल बहुत सारे अगर आइटम्स हों कि मोर देन 100 हों, तो इसका फिर परफॉर्मेंस में इश्यूज़ आएंगे और ये पूरे के पूरे आइटम जो है स्क्रीन पे विजिबल होंगे। यहाँ पे एक हमारे पास ये एक इंटरेक्ट का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरेक्ट मोड पे इनेबल हो जाएगा इस पर। और ये मैंने जैसे कि कॉलम मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले कराया, मैं इसको स्क्रॉल करके अगर चेक करूँ तो ये स्क्रॉल नहीं होंगे। ठीक है, मुझे इसको बताना पड़ेगा कॉलम को कि अगर मुझे स्क्रॉलेबल बिहेवियर चाहिए तो मैं इसको बताऊंगा कि मुझे स्क्रॉलेबल बिहेवियर चाहिए, वो मैं किस तरह से, वो भी बेसिकली मॉडिफायर के थ्रू ऐड करूँगा। अगर मैं कॉलम के अंदर मॉडिफायर डॉट वर्टिकल स्क्रॉल करता हूँ,
अच्छा, इस चीज़ को अभी के लिए इग्नोर करते हैं, इसको लेटर डिस्कस करेंगे। अब देखो मेरे पास अब ये स्क्रॉल होना शुरू हो गया है, सही है। मुझे इसको एमुलेटर पे भी डिप्लॉय नहीं करना पड़ा, और यहीं पे मैं डेवलपमेंट करते हुए इसको टेस्ट भी कर रहा हूँ अपने पास एंड्रॉयड स्टूडियो पर। और यहाँ से आके मैंने इसको स्टॉप कर दिया, तो अब ये स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लेज़ी लिस्ट पे। बेसिकली इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि जितने भी आइटम्स हैं ये सारे स्क्रीन पे विजिबल होंगे, और अगर ये बहुत सारे आइटम्स हों तो ये परफॉर्मेंस इशू क्रिएट करेंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए बेसिकली कंपोज में हमारे पास लेज़ी लिस्ट होती है। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास ये स्टेट थी कि हमने एक लूप लगा के टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम डिस्प्ले करवाया। अब अगर इसको मुझे लिस्ट में लेके जाना है तो बेसिकली, अच्छा मैं पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद अच्छा यहाँ पे मैं नंबर डिस्प्ले करवा देता हूँ इंस्टेड के टेक्स्ट आए, ताकि हमें पता चले। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करना है लिस्ट में, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, लेज़ी कॉलम यूज़ करता हूँ। लेज़ी कॉलम हमारे पास एक कंपोजेबल होता है। उसके बाद लेज़ी कॉलम के अंदर मेरे पास एक फंक्शन होता है आइटम्स का। जिस तरह से रिसाइकलर व्यू में हम आइटम डिफाइन करते हैं ना एक सेपरेट व्यू होल्डर के थ्रू, इसी तरह से यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारे पास आइटम्स का। उसके अंदर मैं अपना जो भी आइटम होगा, जैसे कि मेरे पास टैक्स है तो मैं वो पास करूँगा, तो मल्टीपल टाइम्स मुझे डिस्प्ले करवा देगा। अच्छा, आइटम ठीक है। अच्छा, बस ये बेसिकली मेरे पास मुझे 3 स्टेप थे। एक, मैंने सबसे पहले लेज़ी कॉलम का एक ब्लॉक क्रिएट किया, दैन उसके अंदर आइटम्स का फंक्शन कॉल किया, और उसके अंदर मैंने अपनी लिस्ट पास करी। दैन उसके बाद जो भी मेरा आइटम है, अभी लेट सपोज मेरे पास सिंपल टेक्स्ट है, तो मैंने टेक्स्ट को कॉल किया, और इसके अंदर जो लैम्डा पैरामीटर आ रहा था वो मैंने पास किया। तो ये बेसिकली मेरे पास एक लेज़ी लिस्ट क्रिएट हो गई। और अगर मैं इसको इंटरेक्टिव मोड पे आके चेक करूँ तो ये स्क्रॉल भी हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली समझ लें कि रिसाइकलर व्यू जिस तरह से हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सएमएल के अंदर, तो हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट यहाँ पे लेज़ी कॉलम है। और इसके अंदर बेसिकली हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये आइटम्स का मेथड कॉल करके हमें अपना आइटम पास करना पड़ा और लिस्ट पास करनी पड़ी। और वहाँ पे हमें अडॉप्टर क्रिएट करना पड़ता है, व्यू होल्डर क्रिएट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये इतना ईजी है यहाँ पे। अच्छा, और अगर मैं इसको लेज़ी कॉलम की जगह इसको लेज़ी रॉ कर दूँ, जो कि हम वहाँ पे जाके अगर हमें दिखाना हो तो हम वहाँ पे जाके ओरिएंटेशन चेंज करते हैं अपनी लिस्ट की, तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो गई लिस्ट। अच्छा, एक चीज़ मॉडिफायर की थी। अच्छा, मॉडिफायर हम लोग देख रहे थे।
मॉडिफायर के थ्रू मैं ये पहले बता रहा था कि इसका साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा ये देखो, ये मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू था। अब मुझे इसका पहले ये अगर मॉडिफायर रिमूव करूं तो मेरे पास ये इतना सा पोर्शन आ रहा है सिंपली। जैसे ही अब मुझे इसका साइज़ अगर वेरी करना है, मुझे इस पर कोई हार्ड कोडेड साइज़ रखना है, इसका साइज़ मैक्स इसका साइज़ जो है मैच पेरेंट करना है, रैप कंटेंट करना है, तो वो मैं मॉडिफायर के थ्रू करता हूँ। और अच्छा यहाँ पे सबसे पहले इसको मैक्स साइज़ को इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ फिल मैक्स विड्थ, जिस तरह से हमारे पास वहाँ पे मैच पेरेंट होता है, यहाँ पे हमारे पास फिल मैक्स विड्थ होता है। मैक्स विड्थ का मॉडिफायर यूज़ करते हैं हम। तो ये अब देखो कि इसकी जो है विड्थ जो है वो पूरी स्क्रीन का ऑक्यूपाई कर रही है। ये जो मेरे पास टेक्स्ट कंपोजिबल है। अच्छा इसके अंदर शो बैकग्राउंड दिखा देता थोड़ा सा। हाँ अब थोड़ा सा विजिबल है हमारे लिए। अच्छा अगर मुझे इसकी हाइट मैच पेरेंट करनी हो तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फिल मैक्स हाइट। तो इसकी हाइट जो जितनी भी स्क्रीन होगी उतनी ऑक्यूपाई कर लेगा। अच्छा हमारे पास एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे कंपोज में होती है। अगर हमें विड्थ और हाइट दोनों जो है मैच पेरेंट करनी है तो हम उसके लिए सिंपली यूज़ करते हैं फिल मैक्स साइज़ का एट्रीब्यूट। ये मैं जैसे करूँगा तो ये विड्थ भी और हाइट भी जो है इसकी मैच पेरेंट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास रैप कंटेंट का होता है। मैंने इसको कर दिया फिल मैक्स साइज़ और देन उसके बाद मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट हाइट। तो इसकी हाइट जो है रैप कंटेंट हो गई। ठीक है, इसी तरह मेरे पास रैप कंटेंट विड्थ का भी एट्रीब्यूट आता है, जैसे कि वहाँ पे यूज़ करते हैं, और रैप कंटेंट साइज़ का भी आता है। अच्छा और अगर मुझे इसको कोई फिक्स साइज़ देना हो तो मैं सिंपली करूँगा मॉडिफायर डॉट साइज़ का मेथड कॉल करूँगा। देन उसके अंदर मैं हार्ड कोडेड साइज़ पास करूँगा, लेट सपोज 50.dp। तो मेरे पास इसका साइज़ जो है हार्ड कोडेड साइज़ हो गया। ठीक है। अच्छा मॉडिफायर के अंदर जिस तरह से अभी मैंने इसको कर दिया कि इसमें बेसिकली मॉडिफायर के अंदर हम चेनिंग कर सकते हैं कि मल्टीपल जो है ना मॉडिफायर हम कॉल कर सकते हैं। पहले मैंने इसको करा कि फिल मैक्स विड्थ, पहले इसकी मैंने विड्थ फुल कर दी, देन उसके बाद उसको साइज़ 50 कर दिया, और देन इसके बाद मैं इसमें पैडिंग भी मॉडिफायर के थ्रू हमारे पास ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, लेट सपोज 10 dp। तो ये मेरे पास पैडिंग भी आ गई। अच्छा ये मॉडिफायर के अंदर जो है हमारे पास जब भी हम चेनिंग करते हैं ना मॉडिफायर के अंदर, एक चेनिंग का मतलब है बेसिकली एक मेथड के बाद दूसरा मेथड कॉल करें। तो इसमें ऑर्डर हमारा मैटर करता है। इसको सिक्वेंशली इसको लेके चलना पड़ता है। बटन की एग्जांपल रहेगा ये हमारे पास। हम एक क्या करते हैं बेसिकली एक काउंटर क्रिएट करते हैं। जब भी बटन क्लिक हो तो हमारे पास एक वैल्यू अपडेट हो जाए। अच्छा बटन मुझे क्रिएट करना होगा तो मैंने सिंपली बटन लिखा, इससे मुझे एक लैम्डा दे दिया ऑन क्लिक का। इसके अंदर मुझे बटन के क्लिक पे जो भी काम करवाना होगा वो मैं यूज़ कर लूँगा। दैन उसके बाद एक इसने बॉडी दे दी, एक ब्रैकेट दे दिया। अब इसके अंदर अगर मुझे टेक्स्ट बटन का लेबल डिस्प्ले करवाना है तो मैं सिंपली इसके अंदर टेक्स्ट कंपोजिबल यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट इसका जो भी बटन का लेबल होगा वो डिस्प्ले करवा दूँगा। तो इस तरह से ये मेरे पास बटन आ जाएगा। और अगर बटन को क्लिक करके मुझे चेक करना है तो मैं इंटरेक्टिव मोड पे गया तो ये बटन क्लिक भी हो रहा है। ठीक है। अच्छा अब मुझे बेसिकली करना ये है कि एक काउंटर बनाते हैं हम, और जब भी बटन क्लिक करें तो वो काउंटर अपडेट हो जाए।
अच्छा, इस पे लिख देते हैं, इसका टेक्स्ट चेंज करके लिख देते हैं। अच्छा, अब सिंपली मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मैंने बटन के ऑन क्लिक पे इंक्रीमेंट कर दिया, और देन इसके बाद बटन के लेवल को वो वेरिएबल पास कर दिया ताकि जब भी बटन क्लिक हो तो हमारे पास इसकी वैल्यू अपडेट हो जाए। अब अगर मैं इसको इंटरेक्टिव मोड पे यहाँ पे जाके चेक करूँ तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा बटन के क्लिक पे। अच्छा, अब इसका रीज़न ये है कि बेसिकली कंपोज किस तरह से वर्क करता है कि जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया, इसका ऑन क्लिक कॉल हुआ, इसने इंक्रीमेंट करा एक आई को, आई की वैल्यू 1 हो गई। देन उस रिजल्ट हमारा जो टेक्स्ट पे ये डिस्प्ले होना चाहिए था कि इसकी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए थी। देन अगेन प्रेस करो तो 2 हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। अच्छा, अब कंपोज बेसिकली इस तरह से काम करता है। कंपोज काम करता है स्टेट चेंजेस पे। जिस तरह से हम डेटा बाइंडिंग में ऑब्जर्वेबल यूज़ करते हैं, लाइव डेटा या फ्लो, और हम जो है वो बाइंड कर देते हैं अपना वेरिएबल डेटा XML के किसी भी व्यू से, और हम जब भी वैल्यू अपडेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस पर अपडेट हो जाती है। जैसे कि लेट सपोज एक हमने टेक्स्ट व्यू के लिए एक लाइव डेटा यूज़ किया, और लाइव डेटा के अंदर हमने वैल्यू सेट कराई और उसको बाइंड कर दिया टेक्स्ट व्यू से। जैसे ही हमने लाइव डेटा की वैल्यू अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब कंपोज भी समहाउ इसी तरह से चलता है, ये चलता है स्टेट चेंजेस पे। अब पहली चीज़ तो ये कि कंपोज को चाहिए होता है कोई भी ऑब्जर्वेबल फील्ड या ऑब्जर्वेबल वेरिएबल। अच्छा, बेसिकली कंपोज में हमारे पास हम लाइव डेटा पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको फ्लो के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ऑब्जर्वेबल फील्ड नहीं है तो इस वजह से ये जो है ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं हो रहा। ठीक, इसकी स्टेट। अच्छा, अगर हम अब इसको चेंज करके लेके जाते हैं, इसको हम करते हैं कि लेट सपोज इसको अगर हम ऑब्जर्वेबल बनाएं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक लाइव डेटा का होता है हमारे पास, इसके अलावा स्टेट फ्लो का होता है, और कंपोज का एक अपना वेरिएबल होता है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ। अच्छा, अब जैसे ही ये मैंने क्रिएट किया तो इसको मैं प्रेस करता हूँ तो ये बेसिकली मेरे पास जो है इसकी वैल्यू अभी भी अपडेट नहीं हो रही। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही बटन क्लिक होता है आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, ये जाता है टेक्स्ट, ये हमारा काउंटर का फंक्शन दोबारा से कॉल होता है। जब जब वैल्यू अपडेट होगी हमारा कंपोजेबल फंक्शन जो है ना मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा। तो अगर जैसे ही आई की वैल्यू अपडेट होगी तो हमारा ये काउंटर का फंक्शन दोबारा से कॉल होगा। तो आई की वैल्यू लेट सपोज 1 हो गई, तो जैसे ही ये फंक्शन काउंटर का दोबारा से कॉल होगा तो क्या होगा कि ये वेरिएबल दोबारा से 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो क्या होगा कि बार बार रीसेट हो रहा है और इस वजह से ये हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही। अच्छा, कंपोज में ये जितनी भी बार हम वैल्यू अपडेट करते हैं तो ये बार बार जो कंपोजेबल फंक्शन हमारा कॉल होता है। इस चीज़ को मैंने बताया था रिकम्पोजिशन कहता है। अगर हम अच्छा, अब रिकम्पोजिशन बेसिकली जब कोई भी वैल्यू अपडेट करनी होती है तो उस वक्त पीछे बैक पे हमारे पास रिकम्पोजिशन चल रही होती है। अब रिकम्पोजिशन में बेसिकली जो हमारा जो वेरिएबल है ये बार बार रीसेट हो रहा है। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कंपोज ने हमें एक कीवर्ड दिया रिमेंबर का। जैसे ही हम रिमेंबर का कीवर्ड यूज़ करेंगे ना, क्या होगा, कंपोजिशन अगर चलेगी ना तो जो उसकी लास्ट वैल्यू होगी वो रिमेंबर का कीवर्ड सेव करके रखेगा अपने पास, वो वैल्यू रीसेट नहीं करेगा, बाकी कंपोज के अंदर की जितने भी व्यूज़ हैं उसको अपडेट कर देगा। अब मैं अगर इसको इस तरह से यूज़ कर सकूँ, अच्छा, अब म्यूटेबल स्टेट ऑफ अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे इसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए जिस तरह से लाइव डेटा या स्टेट फ्लो में हम डॉट वैल्यू करके एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे भी मुझे इसकी डॉट वैल्यू करके इसकी वैल्यू एक्सेस करनी पड़ेगी और फिर इसके अंदर इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा।
अच्छा, डॉट वैल्यू हमने यहाँ पे आई में यूज़ नहीं करी, तो इस वजह से यहाँ पे भी आ रहा था। अब ये सही हो गया। अब अगर मैं इसको इंटरेक्टिव मोड ऑलरेडी ऑन है, अब जैसे ही मैंने इसको प्रेस करा तो ये हमारा काउंटर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अच्छा बेसिकली एक हमारे पास जिस तरह से कोटलिन में हमारे पास डेलीगेशन होती है, इसी तरह से कंपोज में भी होते हैं। बाय का अगर मैं कीवर्ड यूज़ करूं तो मुझे ये बार बार डॉट वैल्यू नहीं करना पड़ेगा, जो अभी मेरे से मिस्टेक हुई थी कि पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा था, एक जगह मैंने चेंज कर दी और दूसरी जगह चेंज नहीं करी। तो मैं अगर बाय का डेलीगेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो सिंपली इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ और इसको अब मैं, ठीक है, अब ये मैंने डेलीगेशन यूज़ कर लिए बाय कीवर्ड, तो अब मुझे डॉट वैल्यू करके इसकी वैल्यू एक्सेस नहीं करनी पड़ेगी। अब सिंपली अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो ये मेरा काउंटर अपडेट होना शुरू हो गया। आप लोगों के क्वेश्चन कोई है तो? हाँ, हमारा कंपोजिबल फंक्शन बार बार कॉल होता है, लेकिन जो कंपोजिबल फंक्शन के अंदर जो भी हमारी ऑब्जर्वेबल वैल्यू के साथ जो कंपोजिबल बाइंड होता है ना, लेट सपोज जैसे कि मैंने बटन प्रेस किया, बटन प्रेस करने के बाद ये वाला कंपोजिबल फंक्शन दोबारा कॉल हो गया काउंटर का। लेकिन क्या वो जब मैंने पहले रिमेंबर यूज़ नहीं किया था तो क्या हो रहा था, आई की वैल्यू रीसेट हो रही थी, आई की वैल्यू रीसेट हो रही थी। अच्छा, बटन ये फंक्शन क्योंकि दोबारा से कॉल हो रहा था तो इसके अंदर ये जो बटन है ये दोबारा से क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर ये टेक्स्ट के साथ जो ऑब्जर्वेबल वैल्यू बाइंड है ना, सिर्फ ये टेक्स्ट दोबारा से अपडेट होगा, ये टेक्स्ट दोबारा से क्रिएट होगा, ये बटन नहीं होगा। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये है कि ये पूरा व्यू चेंज नहीं करेगा, इसके अंदर सिर्फ जो ऑब्जर्वेबल वैल्यू जिसको लिसन कर रहे होगे ना, जो भी कंपोजिबल को, सिर्फ वो चेंज होगी। अच्छा, अब तुम्हारे सवाल पे आ जाते हैं कि भाई रिकम्पोजिशन ओरिएंटेशन पे चेंज होगी नहीं होगी? बिल्कुल चेंज होती है रिकम्पोजिशन ओरिएंटेशन चेंज पे। अगर मैं खैर इस पे तो कोई एग्जांपल ऐसी नहीं है, उस पर चेंज हो जाती है, तो उस पर आप सिर्फ रिमेंबर कीवर्ड के थ्रू जो है वो उसको हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है रिमेंबर सेवेबल। जब हम ये सेवेबल कर देंगे ना, तो अब ये क्या होगा कि ये अगर तुम जाके लेट सपोज कि हम अब अपनी लैंग्वेज अपनी एप्लीकेशन के अंदर डार्क मोड ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है बेसिकली, तो उसको भी हैंडल करेगा ये। इसके अलावा अगर तुम रोटेट कर दो स्क्रीन को तो उसको भी हैंडल कर लेगा ये। तो ये बेसिकली हमारे पास रिमेंबर सिंपली जो है वो कंपोजिबल रिकम्पोजिशन के अंदर वैल्यू सेव करने के लिए यूज़ होता है, और अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हमें हैंडल करनी है तो रिमेंबर सेवेबल का कीवर्ड यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब बेस्ट प्रैक्टिस इसकी ये है कि इस तरह की वैल्यूज़ को, क्योंकि ये बेसिकली एक एग्जांपल है तो इस पर व्यू मॉडल नहीं क्रिएट किया हुआ मैंने। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि व्यू मॉडल के अंदर हम डेटा होल्ड करें अपना, और ये बिल्कुल हमारे यूआई स्टेट जो है वो डाटा से बिल्कुल डिकपल्ड होनी चाहिए। और व्यू मॉडल हमारा डाटा होल्ड करेगा और व्यू मॉडल जो है डाटा एक्सपोज करेगा वाया ऑब्जर्वेबल फील्ड, लाइव डेटा हो गया या स्टेट फ्लो हो गया, और वो क्योंकि कंपोज एक्सेप्ट करता है तो उसके थ्रू हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे वैल्यू, देन वो हमारे पास फिर डिस्प्ले हो जाएगी हमारे पास व्यू पे, और इंटरेक्ट भी कर सकते हैं हम उसके साथ। नहीं, अच्छा फिर व्यू, अच्छा देखो व्यू मॉडल जो है ना ऑलरेडी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, तो फिर हमें वहाँ रिमेंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ कंपोज, अगर हम यूआई पे काम कर रहे हैं ना, जैसे इस लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, ये मेरे पास ये कंपोजिबल के अंदर मैं जब काम कर रहा हूँ ना, तब मैं यूज़ करूँगा रिमेंबर या रिमेंबर सेवेबल। अगर मैं व्यू मॉडल में रख रहा हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि व्यू मॉडल में रखा जाए, तो हमें ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। तुम डायरेक्टली ऐसे कर लोगे इसको कि ये तुम्हारे पास होगा, ये इस तरह से हो जाएगा।
अच्छा इसको ना थोड़ा सा एडवांस भी है अभी इसके अंदर, और टॉपिक भी है, स्टेट होस्टिंग हो गया, देन थीम का हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक ओवरव्यू था, तो इसके अंदर मैंने जो जो बेसिक्स थी ना वो कोशिश करी कि वो मैं डिफ़ाइन कर दूँ। तो इसकी फिर आगे इसको हम देखेंगे, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। अच्छा, रिकम्पोजिशन ये मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया। अच्छा, माइग्रेशन अगर हम अब, क्योंकि हम कंपोजर स्टार्ट कर दिए, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको माइग्रेट भी करें। तो माइग्रेट करने के हमारे पास पॉसिबल केसेस ये हैं कि जब भी हम नया फ़ीचर डेवलप करें तो हम कंपोज पे करें, या अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई फ़ीचर है और उसके अंदर न्यू डिज़ाइन उसका डिज़ाइन अपडेट हो जाता है लेट्स सपोज, तो हम उसको कंपोज पे बनाएं। तो अगर हमें न्यू फ़ीचर पे कंपोज यूज़ करना है तो हम इस तरह से, जैसे मैंने अभी कंपोजेबल फंक्शन बनाया है, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि एक हमने न्यू एक्टिविटी क्रिएट करी, सेट कंटेंट के अंदर हम अपना कंपोजेबल फंक्शन कॉल किया, दैन वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हमें जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटी के अंदर या एग्जिस्टिंग स्क्रीन के अंदर हमें यूज़ करना हो कंपोज के, लेट सपोज हमारे पास XML भी है और उसके अंदर एक पार्ट हमारा चेंज हो गया, उसका नया डिज़ाइन आ गया, तो हम चाह रहे हैं कि उसको कंपोज पे वो करें, कंपोज पे डिज़ाइन करें, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं कंपोज व्यू। कंपोज व्यू को जिस तरह से हम आईडी दे के एक्सेस करते हैं व्यू को अपने पास XML में, लाइक बटन हो गया, टेक्स्ट व्यू हो गया, तो इसी तरह हम कंपोज व्यू को एक आईडी देंगे कंपोज व्यू की, और कॉल करके इसका एक मेथड होता है सेट कंटेंट का, वो सेट कंटेंट करेंगे, देन उसके बाद सिंपली ऐसे ही काम होगा जैसे अभी हमारे पास हो रहा था। इस तरह से सेट कंटेंट होगा, देन उसके बाद सेट कंटेंट के अंदर हम अपना कंपोजेबल फंक्शन पास कर देंगे, तो हम एग्जिस्टिंग व्यू के अंदर भी हम कंपोज यूज़ कर सकते हैं, XML और समझ लो कि कंपोज मिक्स करके। अच्छा, कंपोज व्यू अगर हम एक्टिविटी के अंदर हम यूज़ करते हैं तो हम जब भी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी ना, जिस तरह से फ्रेगमेंट में होता है कि एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हुई तो फ्रेगमेंट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कंपोज व्यू भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही एक्टिविटी के अंदर हमने यूज़ किया कंपोज व्यू, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हुई, हमारा कंपोज व्यू भी डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन फ्रेगमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। फ्रेगमेंट के केस में हमें जो है एक्सप्लिसिटली कंपोज व्यू को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तो उसके लिए एक हमारे पास एक मेथड होता है सेट व्यू कंपोजिशन स्ट्रेटजी, उसके थ्रू हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये, अच्छा लास्ट ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज इंजेक्ट मॉडिफायर इन कंपोजेबल। अब जैसे कि लेट्स सपोज ये इतने सारे मैंने कंपोजेबल क्रिएट किए, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जैसे ये था मेरे पास बॉक्स, अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि मॉडिफायर जो है मैंने इस कंपोजेबल फंक्शन के अंदर यूज़ किया हुआ है। अब मुझे अगर बॉक्स का साइज़, अगर मैं इसको रीयूज़ करूँ इस फंक्शन को, मॉडिफायर एग्जांपल वाले फंक्शन को अगर मैं लेट सपोज ये काउंटर में रीयूज़ करूँ और मुझे इसका साइज़ चेंज करना हो, अब मुझे इस बॉक्स का जो है साइज़ चेंज करना है, तो मैं इसका साइज़ चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर मॉडिफायर जो है हार्ड कोडेड है। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि इसको जो है ना हमेशा एज अ पैरामीटर पास करें, एज अ डिपेंडेंसी पास करें जो भी हमारे कंपोजेबल फंक्शन है मॉडिफायर को, ताकि जब भी हम जो है कंपोजेबल फंक्शन को रीयूज़ कर सकें। अब अगर मैं इसको यहाँ पे पास करूँगा, तो अब इसके थ्रू जो है मैं इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ। ये इसका साइज़ चेंज हो गया, अब ये रीयूजेबल हो गया। तो जब भी हम मॉडिफायर यूज़ करें ना, तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि हमने मॉडिफायर कंपोजेबल फंक्शन के एज अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ, इस तरह से। और अगर मैं इसको ये, क्योंकि मैंने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है मॉडिफायर की, और अगर मैं इसको साइज़ पास नहीं करूँगा तो ये तब भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डोंट यूज़ पैरामीटर्स इन कंपोजेबल व्हाइल यूजिंग प्रीव्यू, देन यूज़ डेलीगेशन प्रॉपर्टी व्हेन यूजिंग रिमेंबर कीवर्ड ऑलवेज स्टेट। अच्छा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम
हमें प्रीव्यू करना है किसी भी फंक्शन को, तो उसके अंदर हमें नॉन पैरामीटराइज फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अगर हम पैरामीटर पास करेंगे तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अक्सर ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि हम किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर होता है, हम उसके अंदर ऐड प्रीव्यू की एनोटेशन लगा देते हैं और उसके बाद प्रीव्यू विजिबल नहीं होता, फिर हम सर्च कर रहे होते हैं जाके स्टैक ओवरफ्लो पे या XYZ। तो अगर मैं इस पर ये मैंने जैसे ही इसके अंदर ये पास किया तो ये इसने मुझे जो है प्रीव्यू इनविजिबल हो गया मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको जाके रिमूव करूँगा तो प्रीव्यू दोबारा से विजिबल हो जाएगा। अच्छा, और अच्छा मैंने एक बेस्ट प्रैक्टिस ये भी है कि जैसे मैंने ये डेलीगेशन प्रॉपर्टी यूज़ करें बाय की रिमेंबर के साथ, अगर हम कंपोजिबल के अंदर कोई वैल्यू ऐड या अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि डॉट वैल्यू मैंने वहाँ पे कॉल नहीं किया था, तो हमारे पास बटन के ऊपर वो पूरा ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही थी इंस्टेड ऑफ के उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी। तो ये बाय कीवर्ड जब भी हम रिमेंबर या रिमेंबर सेवेबल यूज़ करें तो बाय यूज़ करें, इसको डॉट वैल्यू करके ना एक्सेस करें, क्योंकि अगर इस आई के वेरिएबल को अगर मेरे पास अभी 2 जगह हो रहा था, अगर ये 10 जगह होता तो मुझे 10 जगह जाकर डॉट वैल्यू करके सेट और गेट करना पड़ता। ठीक है। अच्छा, ऑलवेज होस्ट स्टेट। अच्छा, स्टेट होस्टिंग एक इसमें एक एडवांस टॉपिक है, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, उन्होंने जो सवाल पूछा था कि भाई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस सर्वाइव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने बताया था कि रिमेंबर सेवेबल यूज़ करते हैं। तो जब भी हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस सर्वाइव करना हो तो हम ये वाला कीवर्ड यूज़ करें रिमेंबर सेवेबल, तो हमारी चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ बोलें। अच्छा एक चीज़ और है कि अच्छा इसमें लिखा हुआ है ना प्रोडक्शन ऐप, अ व्यू मॉडल शुड ओनली बी रेफरेंस बाय स्क्रीन लेवल कंपोजिबल इफ़ चाइल्ड कंपोजिबल नीड्स डेटा फ्रॉम अ व्यू मॉडल, इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस टू ओनली पास डेटा दैट चाइल्ड कंपोजिबल नीड रादर देन द होल व्यू मॉडल। अच्छा, एक बेस्ट प्रैक्टिस ये भी है कि अब जैसे कि लेट सपोज़ हमने व्यू मॉडल यूज़ करना है, तो मेरे पास लेट सपोज़ मैंने एक क्लास क्रिएट करी, कंपोज व्यू मॉडल की, जस्ट फॉर द डेमोस्ट्रेशन पर्पस। अब अगर मेरे पास मुझे अगर किसी कंपोजिबल के अंदर व्यू मॉडल यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको एज अ डिपेंडेंसी ऐड कर दूँगा इसके अंदर। मैंने क्या किया, इसको व्यू मॉडल और कंपोज व्यू मॉडल। अच्छा, अब व्यू मॉडल यूज़ करने के बाद अगर मुझे इसमें पास करना है, सॉरी ये जो थोड़ी सी व्यू मॉडल जो है मुझे इस कंपोजिबल के अंदर लेट सपोज मुझे कोई पैडिंग कोई वैल्यू चाहिए व्यू मॉडल से, मुझे कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, व्यू मॉडल डॉट गेट करके इसमें सिंपल कलर ले लूँगा। अब ये तो हो गया कि इसके अंदर सिर्फ एक कंपोजिबल यूज़ हो रहा है। अब अगर लेट सपोज ये होता है ना, इसके अंदर मेरे पास इसके अंदर एक और फर्दर इसका एक चाइल्ड कंपोजिबल फंक्शन यूज़ हो रहा होता, तो मैं क्या करता कि व्यू मॉडल एग्जांपल, बेसिकली ये मेरे पास एक कंपोजिबल फंक्शन है, इसके अंदर मैंने व्यू मॉडल को एज अ डिपेंडेंसी पास कर दिया, और मेरे पास एक और कंपोजिबल फंक्शन है जो कि इसके अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर भी लेट सपोज मुझे कोई व्यू मॉडल से वैल्यू गेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी अप्रोच जो सिंपल अप्रोच है वो क्या होगी कि भाई एज अ डिपेंडेंसी इसमें पास करा था, तो मैं जो है इसके अंदर भी पास कर देता हूँ, सॉरी इसके अंदर भी ये पास कर देता हूँ। तो
इस व्यू मॉडल के थ्रू मैं वैल्यू एक्सेस कर लूँगा। अच्छा, ये जो है बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रोफाइल यूआई है ना मेरा, ये रीयूजेबल नहीं होगा। ये हमेशा कंपोज व्यू मॉडल एक्सपेक्ट करेगा। अगर मुझे कोई और व्यू मॉडल यूज़ करना है तो मैं नहीं यूज़ कर सकता। तो इसका बेहतरीन तरीका ये कि हम लैम्डा एक्सपोज करें। जैसे कि लेट सपोज मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट की कोई वैल्यू लेनी है, या सॉरी बटन का क्लिक करवाना है। अच्छा, अब मुझे व्यू मॉडल के थ्रू कोई मेथड कॉल करना था और वो यहाँ पे बटन के क्लिक पे कॉल करना था। तो मैंने क्या किया था कि सिंपली इसके अंदर व्यू मॉडल पास कर दिया था, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक लैम्डा बनाऊँगा यहाँ पे ऑन क्लिक का। ठीक है, ये मैंने एक लैम्डा क्रिएट किया। अब लैम्डा क्रिएट करने के अंदर बाद मैं क्या करूँगा, ये ऑन क्लिक यहाँ पे मैं कॉल करूँगा और यहाँ पे इसको मैं यहाँ एक्सपोज कर दूँगा। अब क्या करूँगा, सिंपली व्यू मॉडल के थ्रू डॉट व्यू मॉडल डॉट जो भी मुझे मेथड कॉल करना होगा वो मैं कॉल कर लूँगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर मैं इसके अंदर व्यू मॉडल पास कर दूँगा तो क्या होगा, ये रीयूजेबल नहीं होगा और ये टाइटली कपल्ड हो जाएगा। कि मल्टीपल अगर हम कंपोजेबल यूज़ करें ना नेस्टेड, तो फिर उसके अंदर जो व्यू मॉडल हमें अगर पास करना तो हम सिर्फ टॉप लेवल कंपोजेबल को पास करें और देन उसके जो इनर या चाइल्ड कंपोजेबल हो गए उसके हम लैम्डा एक्सपोज करें और उसके थ्रू जो है लैम्डा के थ्रू हम अपना काम करवाएं जो भी है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अच्छा जी, अच्छा इसमें अगर एक बेसिकली अगर एक शॉर्टकट इसमें अगर मैं बताऊं, अगर मुझे कंपोजेबल फंक्शन कोई भी क्रिएट करना है ना, तो मैं यहाँ पे कुछ एंड्रॉइड स्टूडियो में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है, मैंने ये लिखा कॉम्प सिंपली और उसको एंटर करा। ये कंपोजेबल फंक्शन मेरे पास क्रिएट हो गया और मैंने इसका नाम रख दिया XYZ। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे प्रीव्यू वाला फंक्शन क्रिएट करना तो मैंने PREV लिखा और ये मेरे पास इंटेलिजेंस में आ गया। मैंने इसको एंटर करा, ये मेरे पास एक प्रीव्यू का फंक्शन क्रिएट हो गया और मैंने इसका नाम रख दिया कि XYZ प्रीव्यू। और अगर मुझे जैसे कि लेट सपोज ये मेरे पास 2 टेक्स्ट व्यू हैं, इसको रैप करना रॉ में। अगर मेरे पास ये लेट सपोज ये बहुत सारे मेरे पास टेक्स्ट व्यू होते हैं, ये मेरे पास होते हैं, मुझे इसको अगर रॉ में करना होता तो एक तरीका तो ये था कि मैं हाथ से जाके यहाँ पे रॉ क्रिएट करूँ। इससे बेहतर तरीका ये है कि मैं इसको सबको सेलेक्ट करूँ, जाके ऑप्शन एंटर प्रेस करूँगा मैं, या आई थिंक विंडो पे ऑल्ट एंटर होता होगा, तो सराउंडेड विद विजेट का मेरे पास एक ऑप्शन आता है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब ये मुझे 3 ऑप्शन दे देगा, सराउंडेड विद कंटेनर, रॉ या कॉलम। मैंने इसको बोला रॉ, तो ये ऑटोमेटिकली जो इसके ऊपर रॉ के अंदर रैप कर देगा। दैट्स इट। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो मल्टीपल थीम्स है ना अगर तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगे कि तुम लेट सपोज कि मेरे पास जैसे कि ग्रीटिंग का फंक्शन है, तो मैं मुझे ये वाला लेट सपोज मुझे टेक्स्ट पे कोई और थीम अप्लाई करनी है जो कि इस थीम, कोई और कलर अप्लाई करना है जो कि इस थीम में अवेलेबल नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि एक इसी कंपोजेबल फंक्शन के अंदर एक और थीम बना के रैप कर दूँगा और इसके थ्रू जो है इसकी वैल्यू एक्सेस कर। उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, उसको बेसिकली इस तरह से हैंडल करेंगे। अगर मैं इस थीम पे जाऊँ, थीम की अगर इसकी डेफिनेशन पे जाऊँ, तो ये मेरे पास देखो, ये मेरे पास ऑलरेडी 2 थीम यूज़ हो रही हैं, लाइट और डार्क, और मैंने एक एज अ पैरामीटर ले लिया। अब ये पैरामीटर पास होगा, जो भी पैरामीटर की वैल्यू आएगी ये ऑटोमेटिकली उस थीम पे स्विच कर जाएगा। अब जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे मुझे अगर डार्क मोड दिखाना है, तो मैंने अभी तो इसका पैरामीटर यूज़ नहीं किया, तो मैं अगर यहाँ पे जाके डार्क मोड की वैल्यू ट्रू कर दूँ तो ये डार्क थीम ट्रू हो गई। तो इसी तरह अगर मैंने थीम का यहाँ पे एक वेरिएबल एज अ डिपेंडेंसी पास कराऊंगा और वेरिएबल को जो भी वैल्यू दूंगा वो वाली थीम रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इनके लिए आप लोग कोड लैब्स हैं कंपोज से रिलेटेड, तो वो जाके देखें, इसको एक्सप्लोर करें, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझे मैसेज करें।